हमीरपुर जनपद के जिला पंचायत सदस्य सैदपुर से शीला रानी से हमारी यूपी 24 न्यूज़ के विशेष संवाददाता सीतू सेंगर ने की खास बात। आइए देखते हैं उनकी खास बातचीत। आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? हम पहले से राजनीति में और समाज कल्याण के लिए हम काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि हमने टिकरिया गाँव में काम करवाया है, वैसे ही हम सोचते हैं कि अपना और पूरे क्षेत्र में काम करवाएं। अब इसके आगे मैं नहीं बोल पाऊँगी, मेरा बेटा बात करेगा। और मैं एक्चुअली जब इस क्षेत्र में आया तो मैं ये समझना चाह रहा था कि राजनीति होता क्या है। तो मैंने समझा कि जैसे हमारे घर में एक मुखिया होता है जो घर के सारे सदस्यों का खाने का, पीने का, शिक्षा का, मेडिकल का, हर चीज़ का ख्याल रखता है, छत का ख्याल रखता है, वैसे ही राजनेता क्या होता है, समाज का मुखिया होता है। वो समाज के शिक्षा का, मेडिकल का, छत का, पानी का, हर चीज़ का ख्याल रखता है। तो मैंने देखा कि दोनों चीज़ों में बहुत गैप है। क्या आज के जो हमारे समाज के मुखिया हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रख पा रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं रख पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को मैं पकड़ के समाज में इन सब चीज़ों को डेवलप करूँ। तो जब हम इन सब चीज़ों को करेंगे तभी जाके हमारे लोगों का स्तर ऊंचा होगा। यदि स्तर ऊंचा होगा, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपने क्षेत्र का भ्रमण किया हुआ होगा, गांव का भ्रमण किया होगा, तो आपको गांव में ऐसा क्या लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस गांव में ये चीज़ होनी चाहिए? इसमें बिल्कुल अच्छा पूछा आपने कि जैसे कि हम देखते हैं जीवन मर्रा की लाइफ में एक मजदूर भी सुबह से शाम तक मजदूरी करके रोटी कमा लेता है। एक अमीर आदमी भी रोटी खाता है, एक टीचर भी रोटी खाता है, सब रोटी खाते हैं। नोट कोई नहीं खाता, सोने की बिस्किट कोई नहीं खाता। तो क्षेत्र में जब मैं घूमा तो मुझे दो समस्याएं सबसे बड़ी यहाँ लगी। सबसे पहली मेडिकल, कि जब गरीब बीमार होता है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसे ब्याज पे पैसा लेके अपना इलाज झांसी कानपुर कराना पड़ता है। तो क्या जिंदगी में वो ब्याज छुपाता रह जाता है। दूसरी मुझे समस्या लगी शिक्षा की, कि शिक्षा यदि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर शिक्षा होगी, बच्चे परिवार में यदि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, दो पैसे कमा के घर में लाएगा, तो क्या होगा, खाना तो सभी खा रहे हैं, बच्चा यदि मेरा सेटल हो गया और मेडिकल मेरा अच्छा हो गया, तो तीसरी कोई समस्या इस क्षेत्र में नहीं है मुझे लगती है। तो ये दो समस्याएं हैं। गरीबों की यदि मैं बात करूँ तो 70 साल पहले हमें आज़ादी मिल गई थी। आज़ादी हो सकता है अमीरों को मिली थी, गरीब पहले भी गुलाम था, अंग्रेजों का आज भी गुलाम है गरीबी का। तो जैसे कि मैंने बताया, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, शिक्षा के लिए पैसे नहीं होते, उसको डेली लाइफ में अपना घर बनाने के लिए पैसे नहीं होते। तो इन सब बेसिक सुविधाओं की बहुत कमी है यहाँ पे। 70 साल हो गए इस क्षेत्र को आज़ाद हुए, बट राठ जैसे क्षेत्र में कोई एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हमारे गरीब को एक अच्छा इलाज मिल सके, हमें झांसी कानपुर ना जाना पड़े। तो ये जो समस्या है, इन सब समस्याओं को मैं देखते हुए अपने माता जी के थ्रू आना चाहता था, जैसे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ अभी। तो लेकिन मैंने अपनी जहाँ मैंने भ्रमण किया वहाँ मैंने लड़कों की टीम बनाई है। तो इन सब समस्याओं पे मैं काम करूँगा। तो कैसे करूँगा वो मैं बताऊँगा आपको अभी। जैसे कि मान लीजिए आपकी जनता आपको स्नेह देती है और आपको ताज पहना देती है, सीधे से तौर पर आप जीत जाते हैं, तो फिर आपकी किस तरह से सोच होगी, किस तरह से प्राथमिकता होगी? देखो, जीतना तो जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में अधिकार है, वो अपना वोट देगी, किसको जिताती है किसको नहीं जिताती है वो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जीत ना जीत से जो मेरे काम करने का संबंध बिल्कुल नहीं है। जो मैंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो शिक्षा बताई है, दूसरा मैंने मेडिकल बताया है। इसके ऊपर मैं चुनाव के बाद काम स्टार्ट कर दूंगा। कैसे काम करूँगा मैं बताता हूँ। देखो, 3 माध्यम होते हैं, राजनीति से और सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है। एक हम बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जो कि समाज कल्याण के लिए काम करता है। भारत देश में एक बाध्यता है, यदि कोई कंपनी 100 रुपये कमाती है, मुनाफा करती है साल में, तो 2 रुपये उसे समाज कल्याण में खर्च करने की बाध्यता है। तो हमारी कंपनी का सालाना बजट 1200 करोड़ रुपया है, जो कि कंपनी 1200 करोड़ पूरे भारत में समाज कल्याण में खर्च करती है। हमारी कंपनी ने 70 गाँव गोद ले रखे हैं। जैसे हम एक बच्चे को गोद लेते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वैसे मेरी कंपनी ने 70 गाँव गोद ले रखे हैं। वैसे ही हिंदुस्तान में 3000-4000 कंपनियां हैं जिनका टोटल बजट मिला के 25,000 करोड़ है, जो कि भारत में आज की डेट में खर्च कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बुंदेलखंड में 1 भी रुपया वो नहीं आ रहा है, ना कोई गांव गोद लिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत ये होगी कि सबसे पहले मैं अपना गांव गोद दिलाऊंगा अपनी कंपनी को। फिर शुरुआत करके मेरा टारगेट है बुंदेलखंड में एटलीस्ट 100 गाँव में कंपनियों को गोद दिला सकूँ यहाँ की समस्या सुलझाने के लिए। दूसरा तरीका है NGO, जिसे हम बोलते हैं नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारा लाखों करोड़ रुपया कमा रही हैं, तो उन्होंने क्या है NGO बना दी है। वो समाज कल्याण के लिए अपने इनकम का सर्टेन परसेंटेज खर्च करती हैं। तो हिंदुस्तान में जो NGO का बड़े बड़े NGO हैं, वर्ल्ड में टॉप 10 NGO है, उनका यहाँ बजट है 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ रुपया वो खर्च करती है भारत में। कोई महाराष्ट्र में खर्च कर रहा है, कर्नाटक में खर्च कर रहा है, तमिलनाडु में खर्च कर रहा है, दुर्भाग्य UP में खर्च कर रहा है, लेकिन बुंदेलखंड में 1 रुपया नहीं आ रहा है।
इन सब के हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरे क्षेत्र की समस्या है उन समस्याओं को मैं इकट्ठा करके इनके हेड से मिलूंगा, उन समस्याओं को सुधारने के लिए उनको लाके यहाँ पे काम करने की कोशिश करूंगा। तो आपकी माताजी किस सीट से चुनाव लड़ रही हैं? मेरी माताजी सैदपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं और मेरी माताजी का चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर। जो इसमें लगभग कितने गांव आते हैं? इसमें 31 गांव आते हैं। जी, लास्ट सवाल, अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जब मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था तो आने से पहले मैंने टीम से पूछा था कि इन 30 गांव में किन किन लोगों की वृद्धा पेंशन नहीं बनी है, विधवा पेंशन नहीं बनी है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बने हैं और किन के परमिट नहीं बने हैं। तो मुझे सूचना वो मिल नहीं पाई। यदि आचार संहिता से पहले वो सूचना मुझे 10 दिन पहले मिल जाती तो मैं सारे गाँव का डेटा इकट्ठा करके 10 दिन के अंदर सबकी पेंशन बनवा देता। ये बड़ा छोटा काम है। आचार संहिता जैसे ही खत्म होती है मैंने सारे गांव में टीम बना दी है, तो इन सब लोगों का मैं डेटा इकट्ठा करके हर किसी की पेंशन जिसकी पात्रता है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और हैंडीकैप सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट मैं बनवाऊंगा और इन लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगा। क्योंकि सरकारी योजना है, हर आदमी को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गाँव में 50 विधवा है, 10 विधवा है तो 2 विधवा को पेंशन मिल रही है, 8 को नहीं मिल रही है। सब गरीब है, सबको जरूरत है। तो तीसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि छोटे काम है, लोग काम करना क्यों नहीं चाहते? जब चुनाव आता है तो लोग पैसा बांटना शुरू कर देते हैं और वोट खरीदना शुरू कर देते हैं, तो वो 500 में बेचारा बिक जाता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है। यदि उसकी पेंशन बना दी गई तो साल के 500 एक महीने में मिलता है। यदि साल की बात करें तो 6000 मिलता है, 5 साल की बात तो 30,000 मिलता है। यदि नेताजी ने उनकी पेंशन बनवा दी तो 30,000 वो 500 वोट नहीं देगा, फिर वो 10,000 रुपये वोट कमाएगा, नेताजी के कपड़े फट जाएंगे। इसलिए जो भी लोग यहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो गरीबों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हर गांव में एटलीस्ट मैंने एक गांव का 50 परिवार का सर्वे किया तो उसमें 10 परिवार में पेंशन नहीं बनी हुई है और पात्रता रखते हैं। तो ये काम बहुत छोटा है, बहुत बेसिक है, होना चाहिए। और चुनाव के बाद मैं 100% दूंगा, इससे चुनाव के परिणाम से कोई लिंकेज नहीं है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।